हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने जो शिक्षण वीडियो के पार्ट को स्टार्ट किया था और हमने हिंदी की शिक्षण वीडियो का जो पहला पार्ट है उसे हमने पढ़ लिया। वहां हमने शिक्षण वीडियो के बारे में जो सामान्य चर्चा होती है उसे हमने किया था और मैंने आपको वहां बुक के बारे में बताया कि आप यहाँ से शिक्षण वीडियो आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल, अब आपको इस क्लास के बाद आपको इस क्लास से कह सकते हैं कि आपको कंटिन्यू शिक्षण वीडियो संबंधित क्लास मिलेगी। मैं आपको जो भी यहाँ चीजें लिखवाऊं आप उन्हें इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है आपको। देखिए, पहली शर्त है आप वीडियो को पूरा देखें और उसके साथ ही जो चीजें मैं लिखवाऊं आप उसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखें, तभी वो चीजें आपके उपयोग में आएगी, तभी उन चीजों को आप रिवीजन कर पाओगे और तभी वो चीजें आपको याद होगी। तो ठीक है ना, आप बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर तैयार बैठे, शिक्षण वीडियो की एक अलग से कॉपी बनाए और उसमें सारी चीजें लिखे। मैं बहुत सारी चीजें आपको बोल के लिखाऊंगा तो आप उन्हें लिख लें। देखिए, हमने शिक्षण विद्या स्टार्ट की थी। इससे पहले पार्ट में हम बहुत सारी जानकारी शिक्षण विद्या संबंधित ले चुके हैं। शिक्षण क्या है, विधि क्या है, शिक्षण विधि क्या है, टीचिंग मेथड क्या है। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक था हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या। क्या था हमारा पहला टॉपिक? हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या, जिसमें हमने शिक्षण विधि की सामान्य चर्चा हमने की थी। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यह जान लेना कि यहां से कैसा प्रश्न बनेगा, यही क्या है स्मार्ट स्टडी। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधि से सामान्य प्रश्न बनता है, कोई विधि दे दी, जैसे मैंने लिख ली प्रायोजन विधि। इस विधि का जनक कौन है? जनक इसका जैसे किलपैट्रिक है। इसके पद या सोपान क्या है, इन्हें क्रम से याद करना, क्रम पूछ सकता है। फिर इसके गुण और दोष क्या है, ये चार चीजें मुझे इस विधि से या हर विधि से जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में याद रखनी। तो इन चीजों को फालतू की रामायण याद नहीं रखनी, इन चीजों को समझना ही क्या है स्मार्ट स्टडी है। चलिए अब हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए, देखिए अब तक पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट में मैं उसका बिल्कुल सार आपको बता दूं। हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या। क्या है? हिंदी। अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों साथियों को इस क्लास को शेयर करें। हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या, हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो हिंदी से रिलेटेड है। अब तक हमने शिक्षण क्या है इसके बारे में सामान्य बातें पढ़ी, फिर हमने हम्प्रे की परिभाषा देखी, पढ़ी कि शिक्षण का चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। हम्प्रे की परिभाषा के बाद हमने पढ़ी मुखर्जी की कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा। फिर रॉस ने चिंतन को एक सामान्य मानसिक गद्यात्मक क्रिया बताया है। तो ये तीन परिभाषा मैंने लिखवाई थी। इसके अलावा मैंने आपको लिखवाया था कि चिंतन दो प्रकार का होता है, सवली चिंतन और काल्पनिक चिंतन। फिर काल्पनिक चिंतन तीन प्रकार का, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक चिंतन। फिर शिक्षण प्रक्रिया, आज हमें पढ़ना है शिक्षण प्रक्रिया। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया इसे कहते हैं टीचिंग प्रोसेस की प्रक्रिया होती क्या। देखिए, शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ये हमारे बीच क्या है, एक प्रक्रिया हो रही है, यही क्या है, शिक्षण है। कम से कम इसमें दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उन दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय वस्तु या किसी विचार का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे आपको मैं शिक्षण विधि के बारे में जो विचार हैं, मेरे विचार हैं, जो भी इसकी जानकारी है, जो विषय वस्तु का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, इसीलिए शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया आपको अगले टॉपिक में ऐसे डालना है, स्टार बना के डाल दो शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया डाल के थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी याद रखनी। ऐसा प्रश्न यहां से नहीं बनता, बस ये से याद रखना, आप लिख सकते हो शिक्षण प्रक्रिया के नीचे, शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है तथा इन दोनों के बीच विचारों या विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है, इसीलिए शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। ये चीज आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि शिक्षण प्रक्रिया क्या है। शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, उनके ये क्या है, जिनके बीच विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है। फिर कुछ परिभाषा इसके अंदर आती है, परिभाषा आ सकती है। एक है मॉरिसन की, ठीक है, आपको लिखनी है ना ये सारी चीजें परिभाषा, मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। एक है जैक्सन की, दो ही परिभाषा इसमें मैंने ली, जैक्सन और मॉरिसन की। देखिए, मॉरिसन कहता है कि शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक अंत संबंध या सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैक्सन परिपक्व और अपरिपक्व कहता है। दो शब्द पकड़ने, जैक्सन कहता है कि परिपक्व और अपरिपक्व, ठीक है, और ये जिस शब्द का यूज करता है वो करता परिपक्व व कम परिपक्व। इस शब्द को ही पकड़ना है, ठीक है, इनके बीच कंफ्यूजन नहीं होना है।
ठीक है। मॉरिसन की परिभाषा में आप लिखे कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अंत संबंधों द्वारा एक कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है। जैक्सन लिखता है, जैक्सन की परिभाषा कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति, एक यानी परिपक्व का मतलब यहाँ शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, और अपरिपक्व या कम परिपक्व मतलब विद्यार्थी की हम बात कर रहे हैं। जैक्सन लिखता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति यानी कि विद्यार्थी को अंत क्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। अब शिक्षण प्रक्रिया के लिए कुछ दृष्टिकोण है, कुछ नजरिए हैं, कुछ एटीट्यूड्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां से प्रश्न बन सकता है शिक्षण प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण कौन कौन से। इसे आप शिक्षण प्रक्रिया डाल के उसके आपने 2-4 लाइनें लिख ली, मॉरिसन की परिभाषा लिखवा ली, जैक्सन की परिभाषा लिखवा ली। अब इसके नीचे आप लिखो इस तरह से कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण, शिक्षण प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण। इसमें 2 दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे, ऐसे डाल के आपको लिखना शिक्षण प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण। एक है भारतीय दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? भारतीय दृष्टिकोण। दूसरा इस जो दृष्टिकोण है वो है पाश्चात्य दृष्टिकोण को ही हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है। अब देखिए भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण एक दुमुखी प्रक्रिया है। आप इसे लिख सकते हो ऐसे करके, आपको लिखना भारतीय दृष्टिकोण, पाश्चात्य दृष्टिकोण, बीच में ऐसे एरो लाइन खींच सकते हो। भारतीय दृष्टिकोण के में लिखिए कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण एक दुमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? लिखिए आप, है ना, कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण एक दुमुखी प्रक्रिया है। किन किन के बीच है? दुमुखी मतलब 2 जनों के बीच, एक है शिक्षक और एक है अंतःपूर्ववासी। अंतःपूर्ववासी का मतलब होता है विद्यार्थी। क्या होता है? अंतःपूर्ववासी का मतलब विद्यार्थी। कि इनके बीच क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक और अंतःपूर्ववासी यानी विद्यार्थी के बीच अंत संबंध ही क्या है? एक शिक्षण है। ये दुमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया संबंधित। और पाश्चात्य यानी आधुनिक दृष्टिकोण में 2 विचारक आ जाते हैं। एक आते हैं जॉन डीवी, जो दोनों ही त्रिमुखी। देखिए ये लिख सकते हो कि पाश्चात्य आधुनिक, इसमें आप लिखो ऐसे कि पाश्चात्य आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? त्रिमुखी, याद रखना आप लोग। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब इस त्रिमुखी की प्रक्रिया के अंदर भी 2 आ जाते हैं। एक है जॉन डीवी। कौन आते हैं? जॉन डीवी। और एक आते हैं ब्लूम। कौन आते हैं? ब्लूम। अब ब्लूम, जॉन डीवी कहते हैं, इस तरह आपको बनाना, जैसे मैं बताता हूं कि ये वास्तव में एक किन किन के बीच है? 3 लोगों के बीच प्रक्रिया है। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज के बीच ये प्रक्रिया है। किसके बीच? शिक्षक, शिक्षक के बाद विद्यार्थी और विद्यार्थी के बाद समाज, विद्यार्थी के बाद समाज। लेकिन ब्लूम का थोड़ा संकुचित है। ये कहते हैं कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये समाज की जगह किसे ऐड करते हैं? पाठ्यक्रम को। तो इनका अधिक व्यापक है, पूरे समाज को लेते हैं कि शिक्षक, विद्यार्थी और समाज के बीच अंतःक्रिया क्या है? शिक्षण है। ब्लूम का थोड़ा संकुचित है, ठीक है ना। व्यापक का मतलब जो पूरे एक बड़े एरिया को, मतलब बड़ी बड़ी सोच के साथ होता, व्यापक सोच के साथ है पूरा। इन्होंने समाज के बारे में सोचा, इन्होंने एक संकुचित सोच है, ठीक है ना, कि पाठ्यक्रम तक इन्होंने इसे सीमित कर लिया। तो यहाँ ये कौन सा व्यापक दृष्टिकोण है? ये संकुचित दृष्टिकोण है। इस चीज को आपको नोट करना है। ये आप चीजें आप सारी नोट कर लें। या पाठ्यक्रम है इस कोने में, दिख नहीं रहा तो ठीक है। अब हम आगे और भी जो चर्चा करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के बाद अगला आप हेडिंग डालो, अगला स्टार डाल के लिख सकते हो शिक्षण उपागम। क्या लिख सकते हो? शिक्षण उपागम। हिंदी की शिक्षण विद्या मैं आपको कंप्लीट करा लूंगा, और यकीन मानिए हिंदी की शिक्षण विद्या कंप्लीट कर लोगे तो सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएगी। शिक्षण उपागम क्या होता है? देखिए, शिक्षण कार्य करते समय, शिक्षण मतलब टीचिंग, पढ़ाना। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक जब अपने कार्य को रोचक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो वह विभिन्न प्रकार के उपाय या साधन काम में लेता है। इन उपायों को शिक्षण उपागम कहते हैं। एक शिक्षक होता है जो बिल्कुल जाके क्लास से बच्चों से किताब खुलवा दी और उन्हें पढ़ाने लग गया, लेकिन एक शिक्षक ऐसा है जो बच्चों को एक्टिविटी कराता है या कुछ ऐसी चीजों को उपयोग करता है जिससे शिक्षण रोचक बनता है, प्रभावशाली बनता है, सभी विद्यार्थी उसे ग्रहण कर लेते हैं, सभी विद्यार्थी उसको समझ लेते हैं। यही क्या है? शिक्षण उपागम है। तो शिक्षण उपागम आप डाल के लिख सकते हो कि शिक्षण कार्य करते समय
एक शिक्षक जब अपने कार्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो वह विभिन्न प्रकार के उपाय या साधन काम में लेता है। इन उपायों को ही शिक्षण उपागम कहते हैं, जो निम्न है क्रमानुसार। शिक्षण उपागम कौन कौन से, देखो इसमें नंबर 1 पे आ जाती है शिक्षण विधि। सारी चीजें मैं बताऊंगा शिक्षण विधि क्या है, एक एक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जो भी शिक्षण उपागम है इन तीनों के बारे में जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण उपागम में 3 चीजें आती हैं, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत। ये चीजें आपको याद कर लेनी है। अब एक एक के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। शिक्षण उपागम में जो भी 4 लाइनें लिखवाई वो लिखने के बाद इस तरह से इसे लिख लीजिए। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 है शिक्षण विधि। नंबर 1 क्या है, शिक्षण विधि। क्या है शिक्षण विधि, देखिए शिक्षण विधि। देखिए शिक्षण विधि में देखिए कि शिक्षण विधि वह साधन रूपी कार्य है जिसमें एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों को तक प्रेषित करता है ताकि यह उनके उद्देश्य की पूर्ति में मदद करता है। यानी कि शिक्षण विधि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो शिक्षक है वो अपनी विषय वस्तु का ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। ठीक है ना, तरीका है विद्यार्थियों तक अपने ज्ञान को पहुंचाने का, कौन, शिक्षण विधि। इसीलिए इसे साधन भी कहते हैं। अपने ज्ञान को, अपनी विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का साधन ही क्या है, शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि में आप ऐसे डाल के लिख लो कि शिक्षण विधि वह साधन रूपी कार्य है जिसमें एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों तक प्रेषित करता है तथा यह उसके उद्देश्य की पूर्ति में मदद करता है। यही क्या है, शिक्षण विधि है। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसमें भी एक विचारक तीन परिभाषा हमें याद रखनी है। एक आती है जॉन डीवी की, लिख ली शिक्षण विधि के बारे में, फिर परिभाषा उसके बाद हम याद रखेंगे। एक है जॉन डीवी की, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आती है बाइनिंग की। किसकी, बाइनिंग की। सारी याद करवा लूंगा मैं, टेंशन मत लो। एक आती है डॉक्टर सरोज सक्सेना। ऐसे मत डरना कि हमारा सिलेबस कब होगा। देखिए हर व्यक्ति की शुरुआत शून्य से ही होती है, हर व्यक्ति की शुरुआत शून्य से होती है। और जब मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। एक बार ठान लो कि ये चीज मुझे करनी है तो मतलब करनी है, चाहे भले कितना ही पढ़ना पड़े। ठीक है, इन 3 परिभाषाओं को हम याद करेंगे, जॉन डीवी की, बाइनिंग की और डॉक्टर सरोज सक्सेना की। जॉन डीवी की परिभाषा में नंबर 1 डाल के आप लिखो कि शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। तो जॉन डीवी की शिक्षण विधि की परिभाषा में आप 2 चीजें याद कर सकते हो कि शिक्षण विधि वह तरीका है विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्षों की प्राप्ति, या विषय वस्तु को संगठित और निष्कर्षों की प्राप्ति। जॉन डीवी, विषय वस्तु को संगठित और निष्कर्षों की प्राप्ति, परिणाम की प्राप्ति, यही क्या है, शिक्षण विधि है जॉन डीवी। बाइनिंग कहते हैं शिक्षण वह विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। बाइनिंग गतिशील, ठीक है ना, कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील लिख लिया आपने कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। डॉक्टर सरोज सक्सेना में लिखिए कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों को प्रेषित कर उद्देश्य की पूर्ति करता है। ठीक है, ये 3 ही परिभाषा हमने लिख ली। इसके बाद आता है एक परिभाषा आती है महत्वपूर्ण, एस के कोचर की। बहुत अच्छी परिभाषा ये, एस के कोचर की। ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ तलवारी चलानी आती हो उसे तीर धनुष, उसे भाला, तीर धनुष, जो भी सारे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वो सारे उसे चलाने आने चाहिए, तभी वो एक सफल सैनिक बन सकता है। वैसे एक शिक्षक को भी सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो वहां हर तरह के विद्यार्थी मिलेंगे हमें। कोई थोड़ा कमजोर है तो कोई होशियार भी है तो कोई एवरेज भी है, कोई प्रतिभाशाली भी है तो कोई पिछड़ा बालक भी है, कोई एवरेज भी है, कोई औसत भी है। हर विद्यार्थी के अनुसार अपनी अलग शिक्षण विधि होती है। एक ही शिक्षण विधि से हम सभी बालकों को ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि सबके स्तर अलग अलग है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार एक सैनिक को अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही एक शिक्षक को सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। एस के कोचर की परिभाषा में लिखिए कि शिक्षण विधि का ज्ञान उस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से वह शिक्षक को सहयोग करे। ठीक है, अब लिखिए आप जिस प्रकार, हाँ वहां तक लिख लिया, उसी से आगे कंटिन्यू करें। जिस प्रकार से एक शिक्षक एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके विवेक पर निर्भर है कि वो कौन सी विधि अपनाएगा।
फिर एक परिभाषा आती है माध्यमिक शिक्षा आयोग की। किसकी आती है? माध्यमिक शिक्षा आयोग की। बहुत अच्छी परिभाषा है ये भी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। दोनों परिभाषा बहुत अच्छी है वाकई में, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। ये कहता है कि कितनी हमने अच्छी विषय वस्तु क्यों ना तैयार कर ली हो, लेकिन आप सही ढंग से सही शिक्षण विधि के साथ अगर विद्यार्थियों तक प्रेषित नहीं कर रहे हो तो उन फिर उस विषय वस्तु का कोई मतलब ही नहीं। देखिए आप इसकी परिभाषा में माध्यमिक शिक्षा आयोग की कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या भी तब तक मृत प्राय है जब तक उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव हो। यानी कि जब तक कोई खूब अच्छी पाठ्यचर्या हो, पाठ्यक्रम हो, वो तब तक मृत पाए जब तक शिक्षक के पास एक अच्छी शिक्षण विधि ना हो। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष डाल के ये सारी परिभाषा लिख ली, उसके नीचे आपको डालना है निष्कर्ष। क्या डालना है? निष्कर्ष डाल के आप 2 लाइनें लिखिए कि विधि शिक्षण प्रक्रिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है तथा एक शिक्षक की सफलता इस पर निर्भर करती है। बिल्कुल, एक शिक्षक की सफलता उसके शिक्षण विधि पर निर्भर करती है। अब इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा शिक्षण सूत्र। ठीक है ना? शिक्षण उपागम 3 प्रकार के होते हैं, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत। सूत्र हमें बताते हैं कि हमें कैसे बच्चों को मार्गदर्शित करना है, जैसे हमें सरल से कठिन की तरफ बताना है, हमें पूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना है। मैंने शिक्षण विधियों के बारे में जो भी पूर्ण जानकारी आपको दे दी, अब उसके हम अंश हर एक पार्ट पर पढ़ेंगे। शिक्षण उपागम जैसे पूर्ण मैंने आपको बता दिया कि शिक्षण उपागम क्या होता है। ठीक है, शिक्षण उपागम के अब 3 पार्ट कर लिए, यानी कि इसका पूर्ण रूप बता दिया, उसका अंश रूप में बता रहा हूँ, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत। अब ये अगली क्लास में हम शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 2 से 3 4-5 पार्ट इसके होंगे हिंदी भाषा के शिक्षण विधियों के। लेकिन आप ये मान लीजिए कि इस क्लास से आपको बहुत सारी टॉपिक के अलावा भी चीजें सीखने को मिलेगी कि वास्तव में हमें पढ़ना कैसे है। बिल्कुल आप कंटिन्यू, आपको क्लासें मिलेगी, आप बिल्कुल तसल्ली के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ खुद मेहनत कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिए। और मैं कहता हूँ कि एक बार ठान लो, बस कहाँ भी जाता कि मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस एक हिम्मत के साथ, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ ठान लो कि मुझे इसे करना है, मतलब करना है। धन्यवाद।